तो दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो पिता और बेटी के साथ कैसा रिश्ता होता है उसके ऊपर मूवी बेस है। तो मूवी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कहानी के शुरुआत में डैची नाम का लड़का अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में जाता है। तभी उसे 6 साल की एक लड़की दिखाई दी जाती है। डैची जब अपने माँ से पूछता है उस लड़की के बारे में तो उसे पता चलता है कि वो अपने ग्रैंडफादर की एक नाजायज औलाद है और उसका नाम रिन है। ये बातें सुनने के बाद डैजी को भी थोड़ा सा अलग फील होता है। इस नाते से देखा जाए तो छोटी लड़की डैजी की आंटी लगती है। यही बातें वो सोच रहा था तो उसकी माँ ये सब कुछ ना सोचने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर डैजी की सिस्टर भी आ जाती है। डैजी जब अंदर जाता है तो ग्रैंडपा के जो भी दोस्त थे वो डैजी को बहुत ही पसंद करने लगते हैं, क्योंकि डैजी की जो शक्ल होती है वो ग्रैंडपा से मिलती जुलती होती है। सबका ध्यान ग्रैंडपा के फ्रेंडवर्क पे था, पर डैजी का ध्यान उसी छोटी लड़की पर था, क्योंकि उस छोटी लड़की को पता नहीं था कि उसका फादर मर चुका है। वो खुशी से यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी बाकी के लोग उसी ग्रैंडपा के ऊपर फूल चढ़ाने जाते हैं। तो छोटी सी बच्ची अपने गार्डन में जाती है और वहाँ से एक छोटा सा फ्लावर लेकर अपने पिता के सर पर रख देती है। उसे पता नहीं था कि उसका पिताश्री मर चुका है। वो कहती है कि पिताश्री इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बट यहाँ पर वो बॉडी कुछ करने वाली भी तो नहीं थी। यहाँ पर उसका और उसके पिताश्री का जो बॉन्ड था वो हमें दिखाई देता है। यहाँ पर डैजी भी बहुत बुरा फील कर रहा था। जब फ्यूनरल खत्म होता है तब सब फैमिली मेंबर एक साथ आके बैठ जाते हैं। यहाँ पर फैमिली के जो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि ग्रैंडपा जो है इस उम्र में बच्ची पैदा कर गए। इस उम्र में तो भगवान को पूजना था, बट दादाजी ने तो लड़कियां ही पैदा कर दी है और हमें ये भी नहीं पता कि इस लड़की की माँ कौन है। यहाँ पर उसी टॉपिक के ऊपर ये सब लोग बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर रिन को मतलब उस छोटी बच्ची को कौन घर पे लेके जाएगा इसका डिस्कशन चल रहा था। सभी बोल रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही बहुत सारा पैसा है जो मैं उस लड़की को बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पर दादी अपने माँ से कहता है कि हम उसे बड़ा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है और ना ही मैं इतनी कैपेबल हूँ कि एक छोटी सी लड़की को फिर से बड़ा करूंगी, क्योंकि बच्चे संभालना इतना आसान भी नहीं होता और ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे थे, उनके लिए मैंने बहुत सैक्रिफाइस दिया है। अब मैं इस छोटी सी लड़की के लिए सैक्रिफाइस नहीं दे सकती। ये बातें सुनने के बाद जो दाचिंग होता है वो भी थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वो कह देता है कि उसका ख्याल मैं रखूंगा, मैं उसकी जवाबदारी लेता हूँ। बट यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि बेटा इतना आसान भी नहीं है तुम जो सोच रहे हो। बट यहाँ पर दादी नहीं मानता और उसको घर पर लेके चला जाता है। यहाँ पर सुबह सुबह नील दादी की नींद खुलती है और कहने लगती है कि मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ। यहाँ पर दादी बैचलर था और उसे ये सब कुछ प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगा कि हाँ मैंने लड़की भी लाई है मेरे घर में। तो उठता है और उसके लिए खाना बनाता है, बट उसके बाद में वो बाथरूम में जाकर बहुत ही रोता है। उसे अब पता चल गया था कि इमोशनल में आकर मैंने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है और उसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? ऐसी बातें सोचते हुए वो वहां पर ही बैठ जाता है। यहाँ पर जब वो बाहर आता है तो नील कहती है कि मुझे और भी भूख लगी है। तो दादी कहता है अभी तो सिर्फ राइस ही बचा हुआ है। तो छोटी बच्ची उसके छोटे छोटे राइस बॉल करती है और कुछ राइस बॉल वो दादी के प्लेट में भी रख देती है। ये बात देखकर दादी भी थोड़ा सा मुस्कुराता है। यहाँ पर दादी जब उसकी बैग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ का नाम यॉन है और वो देखता है कि इसके पास तो सिर्फ 2 ही ड्रेस है पहनने के लिए। तो वो उसको शॉपिंग करने के लिए मॉल में लेके जाता है, बट उस सेक्शन में सारी मॉमीज थी और साथ में लड़कियां भी थी। वहाँ पर जो भी मॉमीज थी या फिर आंटियाज थी वो उसकी तरफ ही देखने लगती है। ये देखते हुए वो बहुत ही एम्बेरेसिंग फील करता है और नील के लिए कपड़े खरीदने लगता है। यहाँ पर नील उसे बोलती है कि मुझे नर्सरी भी ज्वाइन करनी है और उसके लिए और सारे सामान लगेंगे, वो मैं खरीदती हूँ। तभी दादी अपना सर पकड़कर वहाँ पर ही बैठ जाता है और वो अपने बहन को कॉल करता है। उसका नाम कासुमी था। कासुमी से वो कहता है कि इसका एडमिशन मैं किस स्कूल में करूँ, मतलब किंडर जॉय में करना पड़ेगा या नर्सरी में करना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी कुछ आइडिया नहीं था। तभी शाम को उसे एक ख्याल आता है, अगर मेरी शादी हो गई तो इस लड़की का ख्याल कौन रखेगा? अगर मैं इस लड़की का ख्याल रखूंगा तो मेरी जो ब्राइड बनने वाली है वो तो ऑलरेडी मुझे छोड़ के चली जाएगी। तभी दूसरे दिन का हमें सीन दिखाई दिया जाता है। यहाँ पर वो दूसरे दिन नील का एडमिशन एक नर्सरी स्कूल में कर देता है। यहाँ पर जो नर्सरी स्कूल था वो बच्चों को पूरे दिन के लिए वहाँ पर रखते थे, इसी वजह से उसने नील का एडमिशन यहाँ पर किया था। बट दिक्कत वाली बात है कि उसका ऑफिस यहाँ से बहुत ही दूर था, बट वो कर भी क्या सकता था। दूसरे दिन वो दोनों ही भागते हुए उस नर्सरी स्कूल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसके ऑफिस के लिए बहुत ही टाइम हो चुका था। यहाँ पर जो नील
होती है वो स्कूल का फर्स्ट डे था, इसी वजह से बहुत ही नाराज दिखाई दे रही थी। यहाँ पर वो दादी से पिंकी प्रॉमिस करता है कि शाम को मैं तुम्हें लेने के लिए बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा। वहाँ से वो ऑफिस के लिए चला जाता है, बट ऑफिस में वो तो लेट हो गया था, इसी वजह से उसका बॉस उस पर चिल्लाने लगता है। बट यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलता और डेस्क के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पर ऑफिस का पूरा काम खत्म करने के बाद वो दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका था। यहाँ पर जो रीन के बाकी के दोस्त थे वो ऑलरेडी घर पर पहुंच गए थे, बट नील वहाँ पर ही रुकी हुई थी। यहाँ पर डैडी उसके पास पहुंचता है, बट उसे समझ में आता है कि अब घर पे जाकर खाना बनाने में बहुत ही टाइम हो जाएगा, तो दोनों भी मॉल चले जाते हैं। वहाँ पर वो थोड़े से मजे करते हैं और वो दोनों भी घर पर आके सो जाते हैं। अगले दिन यही साइकिल रिपीट होती है। यहाँ पर दादी को जो होता है बहुत ही दिक्कत आ रही थी, बट फिर भी वो रीन के लिए सब कुछ करना चाहता था। यहाँ पर जो दादी होता है भले ही ऑफिस में हो, फिर भी वो रीन के बारे में सोचता है कि उसने खाना खाया या उसको कुछ दिक्कत आ रही होगी, वो अच्छी होगी या फिर नहीं होगी। यहाँ पर उसके साथ बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग हो चुका होता है। साथ ही में उसकी लाइफ में बहुत ही चेंज आ गया था। सुबह उठो, नाश्ता करो, नील को उठाकर नर्सरी स्कूल लेके जाओ, वहाँ से ऑफिस के लिए लेट हो जाओ, बॉस की थोड़ी सी गालियाँ खाओ, ऑफिस का काम करो, वहाँ से भागते हुए जाकर नील के पास चले जाओ और उसे फिर से डिनर करवाओ और घर चले जाओ। यही उसका डेली रूटीन बन गया था। यहाँ पर इसके वजह से दादी को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तभी उसे समझ में आता है कि उसके माँ ने उसके लिए बहुत ही तकलीफें झेली होगी उसे बड़ा करने के लिए। यहाँ पर वो अपने बॉस से बात करता है, तो उसका बॉस उसे साफ साफ बोल देता है कि हमारी कंपनी में लड़कियां इसी वजह से कम है। अगर तुम अपने बच्चे को संभालना चाहते हो तो शायद ये जॉब तुम्हारे लिए बना नहीं है, तुम चाहो तो उसे छोड़ भी सकते हो। तो दादी ये काम छोड़ देता है और पास की फैक्ट्री में एक लेबर का काम पकड़ लेता है। यहाँ पर वो सुबह के 6 बजे उठता है तो देखता है कि उसका बेड तो गीला है, तो यहाँ पर वो फटाक से उठता है और देखता है कि मैंने ही सुसु कर दिया क्या। बट यहाँ पर उसको पता चलता है कि नहीं, ये रीन ने किया हुआ है। यहाँ पर वो उस गादी को सुखाने के लिए डाल देता है। यहाँ पर अगले दिन रात को वो देखता है तो दादी वहाँ पर अपने कपड़े बदल रही थी, तो उसे समझ में आता है कि इसने फिर से सुसु कर दी है। यहाँ पर वो उससे बात करने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें वॉशरूम आ गई होगी तो मुझे उठाकर बोल देना, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, बट इसे बिस्तर के ऊपर मत कर देना। दूसरे दिन ये सब कुछ बातें वो अपने कोवर्कर को बताता है, तो उसकी कोवर्कर बताती है मेरे पास भी एक छोटी लड़की है, तो उसके लिए मैं डायपर पहनाती हूँ उसको। दादी नील को सोने से पहले वॉशरूम यूज करने के लिए कहता है। तभी नील उससे पूछते है कि तुम क्या मर तो नहीं जाओगे, क्योंकि उसे हमेशा डर सताया रहता है कि जैसे उसके पिताश्री मर गए कि आप भी मर जाओगे, मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो दादी उसे बोलता है कि नहीं, मैं तो अभी बहुत ही यंग हूँ। यहाँ पर दादी उसे समझाता है कि देखो तुम्हारे जो डैड थे वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, इसी वजह से वो गुजर गए। तो दादी उसे बताता है कि वो हमारे दिल में है, वो अभी भी हमारे साथ है और हमारे दिल में अभी भी जिंदा है। दादी और वो दोनों ही साथ में सो जाते हैं। यहाँ पर दूसरे दिन जब दादी उसे नर्सरी होम से घर लेने के लिए आता है, तभी वहाँ पर एक बच्चा उसके साथ खेल रहा था। तभी उस बच्चे की माँ कोकी वहाँ पर आ जाती है। उसको देखकर दादी थोड़ा सा सपने में चला जाता है और उसे लगता है कि यही मेरी सपना की मलिका है। और उसे देखने के बाद उसे समझ में आता है यही औरत है जो मेरे सपने में आती है और ये मेरी वाइफ बनना चाहिए। यहाँ पर कोकी और नील दोनों ही मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए ये तो पहली बार ही था। यहाँ पर वो उसके साथ बात करने लगती है और कहने लगती है कि तुम मेरे दोस्त की पहली फ्रेंड हो। जैसे ही वो उसको हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसको तो फीवर है। तो दादी उसको लेकर भागने लगता है हॉस्पिटल में, बट उसे समझ में नहीं आता कि किस हॉस्पिटल में उसको लेके चले जाए। तभी वहाँ पर कोकी आ जाती है और उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाती है। वो उसके बेटे को भी यहाँ पर लेके जाती थी, इसी वजह से उसे पता था। वो उसका टेस्ट करता है और कोकी और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जब दादी और नील घर पर पहुंच जाते हैं तो उसके सर के ऊपर दादी मीट की पट्टियां रखने लगता है। दूसरे दिन वही बच्चा और कोकी उनके घर पर आते हैं नील ठीक है या देखने के लिए। यहाँ पर कोकी उसके पास आती है और उसका केयर करने लगती है और यहाँ पर दादी अपना कोकी को थैंक यू बोलता है कि उसे पता नहीं था कि बच्चों का फीवर
वर भी ऐसा होता है। उसके बाद में दाजी छुट्टी लेता है अपने काम से और नील का ख्याल रखने लगता है। यहाँ पर वो पूरे दिन नील का ख्याल रखता है और दूसरे दिन अपने काम पे चला जाता है। जब वो नील को लेने के लिए नर्सरी आता है तभी वहाँ पर उसको कोकी मिलती है। वो चारों ही एक साथ खेलने लगते हैं। यहाँ पर जब शाम को घर पर आते हैं तो नील उसे बोलती है कि मेरी चोटी बनाओ, तो वो उसकी चोटी बनाने लगता है। तभी नील से उसे पता चलता है कि उसके घर में एक मेड थी। मतलब जब वो ग्रैंडपा के घर में थी तब उसके पास एक मेड थी, उसका नाम योकी था और वो बहुत ही चिड़चिड़ी थी। वो बोलती है कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। तभी यहाँ पर उसे समझ में आता है कि ग्रैंडपा एंड मेड ने ही मिलकर नील को जन्म दिया है और जो मेड होगी वो शायद नील की माँ होगी। तो कंप्यूटर में जाता है और उसकी माँ की पूरी डिटेल निकालने लगता है। तभी उसको उसका ऑनलाइन प्रोफाइल मिल जाता है, तो उसके ऊपर मैसेज करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे बच्ची का मैं गार्डियन हूँ। तो झटक से उसको रिप्लाई करती है कि मुझे उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर वो उसे मैसेज टाइप करके बोलता है कि मैं उसको तुमको लौटा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो अपना नंबर भी उसे टेक्स्ट कर देता है। यहाँ पर उसको योशी का बहुत ही जल्दी कॉल आ जाता है, तो वो दोनों मिलकर एक जगह फिक्स करते हैं मिलने के लिए। और दूसरे दिन वो नील को अपने माँ बाप के पास छोड़कर उसको मिलने के लिए चला जाता है। जब वो उससे मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो उसके ही एज की एक लड़की है। वो बताती है कि मैं जब शहर में नई आई थी तब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा के घर में मेड का काम किया। तभी मैं गलती से प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने बच्चा नहीं रखने का बोला तो तुम्हारे ग्रैंडपा ने बोला कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, तुम बच्चा रख लो। इसी वजह से मैं उसके साथ इतना इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर दादी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। तो वहाँ पर वो बोलती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। इसके वजह से दादी वहाँ से बाहर चला जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है, बट वो लड़की होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के घर चला आता है। तभी उसे लगता है कि उसकी सिस्टर और पेरेंट्स उस नीम के साथ अच्छे नहीं बर्ताव कर रहे होंगे। जब वो अंदर देखता है तो सभी लोग उसके साथ खेल रहे थे। तभी उसकी जो सिस्टर होती है उसके पुराने कपड़े नील को देती है पहनने के लिए और साथ ही साथ दादी अपने पिताश्री के पास बैठ जाता है। तभी उसका पिताश्री उसे बोलता है कि तुम बेटा जो काम कर रहे हो बहुत ही हिम्मत का काम कर रहे हो, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी तब मैं गांव के बाहर था, काम कर रहा था, बट तुम्हारी माँ भी वर्किंग थी। उसने तुम्हें जन्म देने के बाद फिर से वो कुछ ही दिनों में काम करने लगी और घर चलाने में भी वो बहुत ही मदद करती थी। यहाँ पर दादी उससे बोलता है कि मुझे पता है आपने और माँ ने मेरे लिए बहुत ही सैक्रिफाइस दिए हैं। और साथ ही साथ वो बोलता है कि जो नीम है उसकी मैं जरूरी केयर करूंगा और मुझे लगता है कि उसको मेरा अब सरनेम देना पड़ेगा, जिसके वजह से स्कूल में अगर कोई दिक्कत आ गई तो उसको सॉल्व करने में मुझे इजी रहेगा। यहाँ पर जब वो दोनों घर पर जा रहे थे तो नील उससे कान में कहती है कि क्या हम यहाँ पर फिर से आ सकते हैं, ये इनसे पूछना। तो नील थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मैं यहाँ पर फिर से आ सकता हूँ नील को लेकर। तो वो पेरेंट्स नील को कहते हैं कि जरूर, तुम हमारी ही बच्ची हो। यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप का पेंटिंग बना रहे थे। तभी यहाँ पर दादी को कॉल आता है कि आपकी बेटी स्कूल में नहीं दिखाई दे रही और साथ ही साथ कोकी को भी कॉल आ जाता है कि आपकी बच्ची भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर दोनों भी दौड़ते हुए उसको ढूंढने के लिए लगते हैं। साथ ही साथ दादी के जो कलीग थे वो भी उसके बच्ची को ढूंढने में मदद कर रहे थे, बट उन्हें तो दोनों बच्चे भी नहीं मिल रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उन बच्चों का सीन दिखाई दिया जाता है। वो एक बड़ी सी पुल के नीचे से जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक क्रीपी लड़का आ जाता है और उनको भेला पुसाकर जंगल के अंदर लेके चला जाता है। यहाँ पर दूसरी जगह पर दादी कोकी के पास आया था और वो उसके तरफ देखता है तो कोकी बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है और सोचने लगती है कि अगर मेरे बेटी को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। यही बातें वो सोच रही थी। तो दादी उसे थोड़ा सा सपोर्ट करता है। तभी दूसरी जगह पर वो दोनों बच्चे एक ग्रेवयार्ड में आए थे। वहाँ पर कोकी का लड़का एक पत्थर के सामने आता है और कहने लगता है, यहाँ पर मैं मेरे माँ के साथ बहुत बार आया हूँ। और दोस्तों, वो जो क्रीपी सा बंदा था वो कोई बुरा लड़का नहीं था, उसने तो सिर्फ उनकी मदद की थी यहाँ पर उनको लाने के लिए। यहाँ पर कोकी का लड़का कहने लगता है, मेरी माँ मुझे बताती है कि मेरा जो पिताश्री है वो बिजनेस टूर के लिए बाहर है, अभी यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से मैं ही हूँ तुम्हारे
पास। बट वो बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पिताश्री यहाँ पर नहीं है, वो मारे जा चुके हैं और वो इसी पत्थर के नीचे है। यहाँ पर नील उसे बोलती है कि मेरे भी पिताश्री मर चुके हैं, बट वो मेरे दिल में है। यहाँ पर जो कोकी का लड़का होता है वो उस पिताश्री के गेटवार्ड को देखकर बहुत ही रोने लगता है। वो उनको फूल ऑफर करता है और उसके साथ नील भी बहुत ही रोने लगती है। यहाँ पर वो दोनों भी घर पर चले आते हैं। तभी कोकी उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर चले गए थे। तो उसका लड़का उसे बोलता है कि मैं पापा को बाय बोलने के लिए गया था। ये बातें सुनने के बाद वो दोनों भी बहुत ही रोने लगते हैं। यहाँ पर दाजी नील से बोलता है कि तुम कहाँ पर गई थी, तुम नहीं तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। तो यहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे को हग कर लेते हैं और रोने लगते हैं। यहाँ पर दोनों ही बच्चे बहुत चलने की वजह से सो जाते हैं। यहाँ पर दादी और वो दोनों ही बात करने लगते हैं। यहाँ पर कोकी बोलती है कि मेरा पति मरने के बाद मैं बहुत ही अकेले हो गई हूँ और चाइल्ड को संभालना इतना मुश्किल होता है कि उसके वजह से बहुत ही डिप्रेशन और टेंशन आता है मुझे। साथ ही साथ दादी उसे बोलता है कि मुझे लगता था कि मैं जब पेरेंट्स बनूंगा तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहूंगा, बट मेरे लाइफ में जब नील आ गई तो मैं बहुत ही सॉफ्ट हो गया हूँ और मैं बहुत ही नील के साथ अटैच हो गया हूँ। तभी अपनी अपनी स्टोरी बताते हुए वो दोनों ही क्लोज आने लगते हैं और जैसे वो किस करने जाते हैं तभी कोकी का बेटा उठता है और उनको टोक देता है। ये देखने के बाद वो दोनों ही थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील करके हंसने लगते हैं। तो दूसरे दिन इनका फंक्शन होता है जिसमें जो नीम होती है वो फेरी बनी हुई होती है और दोनों भी लड़के बहुत ही क्यूट लग रहे थे। साथ ही साथ दाजी और किम एक दूसरे को भी थोड़े से पसंद करने लगे थे और उनकी स्टोरी भी शुरू हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर इस मूवी में बेसिकली दोस्तों की हैप्पीनेस कैसे ढूंढे ये बताया गया है। शायद अपने हीरो को उसी लड़की में हैप्पीनेस मिल जाएगा, मतलब उस छोटी लड़की में। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आणि काळजी घ्या। धन्यवाद।